गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। इन द लास्ट क्लास वी स्टार्टेड द चैप्टर द फेयर प्ले, और हमने उस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट बच्चों कंप्लीट कर लिया था। अब चलते हैं सीधा नेक्स्ट पार्ट की तरफ, नेक्स्ट पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द स्मार्ट बोर्ड। सो स्टूडेंट्स, एक बार फटाफट से क्विक रिवीजन करते हुए चलते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ लिया था। हम एक गांव की कहानी देख रहे थे जहां पे दो दोस्त होते हैं, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी। उन दोनों की दोस्ती कैसी थी? बहुत गहरी दोस्ती थी। इवन पूरा गांव भी बच्चों क्या करता था, उनकी दोस्ती की क्या करता था, रिस्पेक्ट किया करता था और मिसालें दिया करता था कि अगर दोस्ती हो तो जुम्मन शेख और अलगू चौधरी जैसी दोस्ती हो। वो इतने अच्छे दोस्त थे कि वो एक दूसरे की फैमिली का भी ख्याल रखते थे जब उनमें से कोई एक इंसान शहर जाया करता था। तो इस तरह से बच्चों चीजें चल रही थी। लेकिन एक दिन क्या होता है कि जुम्मन की एक आंटी होती हैं जिनके परिवार में अब कोई नहीं रहता। तो वो जुम्मन के साथ एक समझौता करती हैं। वो उस समझौते के तहत वो अपनी जितनी भी प्रॉपर्टी उनके पास थी वो जुम्मन को दे देती हैं, सौंप देती हैं। उसके बदले में जुम्मन को उनका ख्याल रखना होता है। तो ऐसी कुछ अंडरस्टैंडिंग के साथ उनका एक अरेंजमेंट, सेटलमेंट ये हो जाता है। और सब चीजें बहुत अच्छे से चल रही थी जुम्मन और उनकी आंटी के बीच। लेकिन धीरे धीरे चीजें बिगड़ती गईं। और चीजें कैसे बिगड़ी कि जो जुम्मन की वाइफ थी बच्चों, वो धीरे धीरे उनकी उसकी आंखों में जो जुम्मन की आंटी है वो खटकने लगी। उन्हें वो नहीं पसंद नहीं करती थी और उन उसे वो आंटी को वो क्या समझने लगी, जुम्मन की चाची को वो बोझ समझने लगी। इवन 2 वक्त की रोटी देने के लिए भी जुम्मन की वाइफ को क्या होता था, उन बड़ी तकलीफ होती थी। और वो बहुत ज्यादा, आप समझ सकते हैं कि इंसल्ट करते हुए, हमें यह बताया गया था कि इंसल्ट करते हुए उन्हें वो खाना दिया करती थी। काफी समय तक जुम्मन की जो चाची थी वो इस चीज को क्या करती रही, इस इंसल्ट को वो, इट इज रिटन हियर दैट शी स्वेलोड दीज इंसल्ट्स। वो क्या करते रही, पेशेंस के साथ, सब्र के साथ ये सारी चीजें हैंडल करती रही। लेकिन जिस दिन जब बात बहुत ज्यादा हो गई, पेशेंस हैज इट्स लिमिट्स, यानी कि सभी लिमिट्स जब क्रॉस हो गई थी, तो जो जुम्मन की चाची है वो बात करती हैं जुम्मन से। और बात वो क्या कहती हैं, वो कहती हैं कि अगर मैं तुम्हारे लिए एक बर्डन बन चुकी हूँ तुम्हारी फैमिली पे, तो ऐसा करना चाहिए हमें कि यू शुड गिव मी मंथली अलाउंस। तुम मुझे हर महीने पैसे दिया करो और मैं फिर अपना गुजारा कहीं और कर लूंगी, अपना खुद का किचन बना लूंगी और वहां पे अपना खाना पीना खुद बनाया करूंगी। इस पे जुम्मन बिल्कुल मना कर देता है। वो कहता है कि मेरी वाइफ को बहुत अच्छे से पता है कि घर कैसे चलाना है, किसको किस कब खाना देना है, कब नहीं देना है। और ये बात जुम्मन बहुत ही गलत तरीके से कहता है, जिसपे जुम्मन की चाची को बहुत गुस्सा आता है और वो ये कहती हैं कि अब बहुत हुआ, अब मैं इस बात को लेकर के कहाँ जाऊंगी, पंचायत के पास जाऊंगी। जुम्मन कहता है आप जा सकती हैं पंचायत के पास। और इस तरह से ये डिसाइड होता है कि अब ये जो इनकी लड़ाई है ये घर तक नहीं सुलझी, और ये अब कहाँ जाती है बच्चों, पूरे गांव में फैल जाती है। और दोनों के दोनों, जुम्मन और जुम्मन की चाची, अपना जो केस है, अपनी बातें हैं, अपना पक्ष है, वो पूरे गांव को मिलकर समझाने लगते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों का समर्थन ले सके। इस तरह जुम्मन की चाची जब ये बात सारे गांव में बताती हैं तो कुछ मिक्स्ड टाइप का सपोर्ट आता है जुम्मन की चाची को। कुछ लोग तो उनका मजाक उड़ाते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि उन्हें सुलह कर लेनी चाहिए जुम्मन जुम्मन के साथ, और कुछ ये कहते हैं कि आपको पंचायत में जाना चाहिए, आपको अपनी हक की लड़ाई लड़नी चाहिए। तो इस तरह से कुछ मिक्स्ड रिएक्शंस आते हैं। तो जुम्मन की चाची को बच्चों समझ नहीं आता कि उन्हें क्या करना चाहिए। तब उन्हें लास्ट में याद आती है अलगू चौधरी की, जो एक बहुत ही समझदार और आप कह सकते हैं हमेशा सच का साथ देने वाला व्यक्ति होता है। वो जाती हैं अलगू चौधरी के पास और उससे रिक्वेस्ट करती हैं, सारा अपना मैटर बताती हैं। इस पे अलगू चौधरी कहता है कि मैं आपकी इसमें कैसे हेल्प कर सकता हूँ, बिकॉज मैं जुम्मन का बेस्ट फ्रेंड हूँ। इस पे चाची उसे बताती हैं कि दोस्ती से ऊपर भी क्या होता है, इंसान का इंसानियत होती है और इंसान का ज़मीर होता है। अगर तुम्हें लगता है कि मैं सच हूँ, मैं सही हूँ, तो तुम्हें सही का साथ देना चाहिए, ना कि अपनी दोस्ती का। दोस्ती को बीच में लाके पार्शियलिटी नहीं करनी चाहिए। और इस तरह से बच्चों वो दिन आ जाता है जिस दिन पूरी पंचायत बैठती है एक बरगद के पेड़ के नीचे। इस तरह से सभी पंच लोग बैठे हैं यहाँ पे, सभी गांव के लोग रहते हैं। और जुम्मन खड़ा होके कहता है कि अपनी चाची से कि जिसे भी वो अपना पंच चुनना चाहती हैं वो चुन सकती हैं, और जो पंच कहेगा वही मान्य होगा, यानी कि उसकी बात क्या होगी, ईश्वर की वाणी जैसी होगी, उसको हम सब मानेंगे। इस पर
जुम्मन की चाची ये कहती हैं कि मैं पंच के रूप में किसे चुनती हूँ, अलगू चौधरी को चुनती हूँ। सब ये देख करके शॉक हो जाते हैं कि जुम्मन की चाची ने अलगू चौधरी को अगर पंच चुन लिया तो अलगू क्या करेगा, जुम्मन के फेवर में ही डिसीजन देगा। और जुम्मन भी कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर खुश हो रहा होता है कि अब तो ये जो केस है वो मेरे ही पक्ष में आएगा, फैसला मेरे ही पक्ष में आएगा। इस पे फिर दोनों जो अलगू चौधरी है बच्चों, वो दोनों की सफाई को सुनता है, दोनों की बातें सुनता है और लास्ट में ये डिसीजन लेता है कि जुम्मन चौधरी को, जुम्मन शेख को क्या करना पड़ेगा, मंथली अलाउंस देना पड़ेगा। नहीं तो अगर वो ऐसा नहीं करता है तो जो उसकी प्रॉपर्टी उसने चाची से ली है वो उसे वापस देनी पड़ेगी। और ये पंचायत का डिसीजन होता है। और इस डिसीजन के बाद बच्चों क्या होता है कि इन दोनों की दोस्ती हमेशा के लिए टूट जाती है और यहाँ तक कि जुम्मन अलगू को अब अपना दुश्मन भी समझने लगता है और उससे बदला लेना चाहता है। ठीक है बच्चों, इस तरह से बहुत दिन गुजर जाते हैं। तो कहते हैं कि लाइफ जैसे है सबके साथ एक जैसी नहीं रहती, कभी अच्छा वक्त आता है, कभी बुरा वक्त आता है। तो अब अलगू चौधरी के जीवन में एक बुरा वक्त आता है जब क्या होता है, उसका उसके पास एक पेयर ऑफ बुलक था, यानी कि बैलों का जोड़ा था, जिसमें से एक बैल मर जाता है और दूसरा बैल क्योंकि सिंगल ऑक्स वाज नॉट ऑफ एनी यूज फॉर हिम, वो किसी काम का नहीं था, इसलिए अलगू चौधरी डिसाइड करता है कि वो क्या करेगा, उसे बेच देगा। और वो बेचता है अपने बैल को किसे बच्चों, समझू साहू को वो उसे दे देता है। बट ऐसा होता है स्टूडेंट्स कि एक महीने बाद जो बुलक अलगू ने समझू साहू को बेचा था उसकी भी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। और समझू साहू क्या करता है, उस मरे हुए बैल के पैसे देने से मना कर देता है। वो कहता है कि अगर ये बैल मर गया तो फिर अब मैं इस चीज के पैसे क्यों दूं तुम्हें, और अगर तुम्हें चाहिए ही, अगर मैंने तुम्हारा 1 मंथ के लिए, 1 महीने के लिए बुलक यूज किया था तो तुम ऐसा करो, मेरा एक बुलक ले जाओ, उसे 1 मंथ तक यूज करो और फिर मुझे वापस दे देना। तो फिर बच्चों अलगू को यह बात पसंद नहीं आती। वो क्या करता है, वो डिसाइड करता है कि वो भी अब पंचायत में जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहां तक हमने लास्ट क्लास में भी रिवाइज कर लिया था। एंड देन स्टूडेंट्स, अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत। अलगू अब क्या डिसाइड करता है कि वो पंचायत के पास जाएगा। फॉर अ सेकेंड टाइम इन अ फ्यू मंथ्स, कुछ ही महीनों में दूसरी बार ऐसा हो रहा था कि फिर से पंचायत की तैयारियां, पंचायत बुलाने की तैयारियां की जा रही थी। एंड बोथ द पार्टीज स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग देयर सपोर्ट। और दोनों पार्टियां कौन बच्चों, एक अलगू चौधरी और दूसरा समझू साहू, लोगों से मिलना शुरू करते हैं और उन्हें अपना समर्थन देने के लिए क्या करते हैं, अपने पक्ष में लेते हैं। द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर ओल्ड बेनियन ट्री। फिर से वही होता है बच्चों, जो पंचायत है वो कहाँ बुलाई जाती है, बेनियन ट्री के नीचे बुलाई जाती है। अलगू स्टूड अप एंड सेड, इस बार अलगू खड़ा होता है और कहता है, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड। वही पुरानी बात बच्चों कि जो पंच की वाणी है वो ईश्वर की वाणी है। लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच, आई विल अवॉइड बाय हिज डिसीजन। कि साहू को नॉमिनेट करने दिया जाए, चुनने दिया जाए कि वो किसे पंच चुनता है। नॉमिनेट का मतलब होता है बच्चों चुनना, ठीक है, टू सेलेक्ट। एंड आई विल अबाइड बाय है डिसीजन। अबाइड का मतलब होता है फॉलो करना, मानना उस बात को, कि जो डिसीजन होगा पंच का उसे मैं मानूंगा। अबाइड। साहू सॉ हिज चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन। और साहू बहुत तेज था बच्चों, उसने मौका देखा, उसे सब पता था कि अ, अलगू चौधरी और जुम्मन शेख की क्या है, दुश्मनी है आपस में। और उसने इस बात का फायदा उठाते हुए जुम्मन को ही क्या बना दिया, पंच बना दिया, पंच घोषित कर दिया। उसे पता था कि जुम्मन क्या करेगा, अलगू से बदला लेगा। अलगूज हर्ट सैंक एंड ही टर्न पेल। और ये सुनते ही कि साहू ने जुम्मन को पंच घोषित कर दिया है तो अलगू का हर्ट क्या हो गया बच्चों, अलगूज हर्ट सैंक का मतलब यहाँ पे है कि अलगू का जो दिल है वो डूब गया। दिल डूबने का मतलब यानी कि वो उदास हो गया, उसे पता चल गया कि अब
फैसला उसके पक्ष में, उसके समर्थन में कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि वो भी जानता था कि जुम्मन अब उससे नफरत करता है। ही टर्न पेल। टर्न पेल का मतलब होता है उसका पूरा शरीर क्या हो गया, पीला पड़ गया, यानी कि उसे शॉक लगा और वो बिल्कुल निराश हो गया। जैसे पेल हम कहते हैं कि कोई बीमार व्यक्ति होता है बच्चों, एन इल पर्सन, वो उसका शरीर कैसा हो जाता है, पीला पड़ जाता है। तो उसी तरीके से जब जुम्मन को ये बात इतनी बुरी लगी, उसे लगा कि अब मैंने इतनी कोशिश करी थी अपना पक्ष सामने रखने की, लेकिन अब उसका कोई फायदा नहीं होगा, मैं हार जाऊंगा इस केस को, तो वो क्या हो जाता है, उसका पूरा शरीर पीला पड़ जाता है। बट वॉट कुड ही डू, पर वो कर भी क्या सकता था, ठीक है। अलगू निराश होने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि वो पहले ही कह चुका था कि जो पंच का फैसला होगा उसे मैं मानूंगा। तो अब अलगू के हाथ में बच्चों कुछ भी नहीं था। यहां तक सभी को क्लियर है? इसके बाद बच्चों, द मोमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच, ही रियलाइज्ड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज जज एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस। और फिर जिस मोमेंट से, मोमेंट का मतलब है बच्चों यहाँ पे, जिस क्षण से जुम्मन क्या बन जाता है, हेड पंच। हेड पंच क्या होता है बच्चों, जैसे आपने पंचायत देखी होगी, तो पंचायत में क्या है, काफी सारे पंच रहते हैं, लेकिन उनमें से भी जो डिसीजन देता है, जो सबसे सुप्रीम लीडर जो होता है, उसे हम हेड पंच कहते हैं, या फिर हम उसे सरपंच भी कहते हैं, ठीक है। तो जैसे ही जुम्मन को सरपंच की उपाधि दी जाती है, तो वो अपनी सारी पुरानी दुश्मनी भूल जाता है, और उस वक्त उसे क्या महसूस होता है, उसे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो जिम्मेदारी महसूस होती है एज अ जज, कि उसे अब क्या करना है, उसे पार्शियल नहीं रहना है, उसे अपनी निजी जो रंजिशें हैं, चाहे वो अलगू चौधरी के साथ हो या फिर समझू साहू के साथ हो, उन्हें दरकिनार करते हुए क्या करना है, एक सही डिसीजन लेना है। एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस, और जो ये ऑफिस किसे कहा जा रहा है यहाँ पे, जो पंचायत, जो पंचायत की इतना सम्मान है, रिस्पेक्ट है, उसे उसका क्या करना है, उस सम्मान को मेंटेन करना है, उस डिग्निटी को, उस रिस्पेक्ट को मेंटेन रखना है। क्योंकि अगर पंचायत में इस तरह से पार्शियल होके अगर डिसीजन लिए गए, मतलब आप किसी के साथ, आपकी दुश्मनी है, क्रोधित हैं आप किसी से, तो आप उस चीज को आप अपने डिसीजन में अगर शो कर दें, तो वो क्या होगा बच्चों, वो गलत होगा, और धीरे धीरे लोगों का फिर क्या हो जाएगा, जो ये पंचायत वाली व्यवस्था है, इससे विश्वास उठ जाएगा, सबको लगेगा कि ये तो इनजस्टिस होता है पंचायत में, तो कोई पंचायत पे बिलीव नहीं करेगा, और लोग पंचायत में नहीं आया करेंगे, न सरपंच को चुना करेंगे, और फिर लोग क्या जाएंगे, सीधा कोर्ट्स वगैरह में जाएंगे। तो ये जो सिस्टम है, ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, इसकी डिग्निटी ही खत्म हो जाएगी। तो इस बात को जुम्मन ने बखूबी समझा। Could he, seated in that high place, have his revenge now? उसे ये महसूस हुआ कि अगर उसे इतनी बड़ी उपाधि दी गई है, इतनी बड़ी पोजीशन में उसे बिठाया गया है, कुछ विश्वास के साथ उसे वहां बिठाया गया है, क्या अब ऐसी जगह में बैठने के बाद वो अपना बदला लेना सही समझेगा, या फिर जो उसे सही डिसीजन लेना चाहिए, एक सही निर्णय लेना चाहिए, वो लेगा। ही थॉट एंड थॉट, और वो बहुत देर तक इस बारे में सोचता रहा, विचार करता रहा। No, he must not allow his personal feelings to come in the way of speaking the truth and doing justice. और आखिरकार वो किस निष्कर्ष पे पहुंचता है बच्चों?
वो इस निष्कर्ष पे पहुंचता है कि वो अपनी पर्सनल फीलिंग्स, यहाँ पे पर्सनल फीलिंग्स की बात क्या है बच्चों, जो ग्रजेस हैं उसके, या फिर जो उसका रिवेंज लेने की जो एक फीलिंग है, या फिर उसे ऐसा लगता है कि अलगू चौधरी ने उसके साथ गलत किया था, वो कहता है कि मुझे अभी इन फीलिंग्स को, जो मेरी पर्सनल निजी भावनाएं हैं, उनको अभी क्या करना है, उनको हावी नहीं होने देना, और मुझे क्या करना है, मुझे सत्य का साथ देना है, और क्या करना है, इंसाफ करना है। वो ये डिसीजन लेता है। क्लियर है बच्चों? एंड देन बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केसेस। फिर उसके बाद दोनों अलगू और साहू अपने अपने पक्ष को पंचायत के सामने रखते हैं, समक्ष रखते हैं। दे वर क्रॉस एग्जामिन्ड एंड द केस वाज कंसीडर्ड डीपली। और दोनों को क्या किया गया, क्रॉस एग्जामिन। क्रॉस एग्जामिन का मतलब होता है बच्चों कि अलगू चौधरी से भी कई सवाल पूछे गए और समझू साहू से भी सवाल पूछे गए। इसे कहते हैं हम क्रॉस एग्जामिन्ड। और इस केस को बहुत ही डीपली, यानी कि बहुत ही बारीकी से, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर ऊपर से जाना, इस केस के बिल्कुल बारीकी तक गए, एकदम जड़ तक वो लोग गए, इस बात को जानने के लिए कि आखिरकार गलती किसकी है। देन जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस। और फिर जुम्मन खड़ा होता है और इस बात की घोषणा करता है, इट इज आवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइज ऑफ द बुलक। कि हम पंचों का ये निर्णय है कि साहू को अलगू के बैल का कीमत चुकानी पड़ेगी। When साहू bought the bullock, it suffered from no disability or disease। क्योंकि जिस वक्त साहू उस बैल को लाया था अलगू चौधरी के पास से, उस वक्त उस बैल के अंदर ना तो कोई बीमारी थी, ना ही उसे कोई डिसेबिलिटी थी। ठीक है स्टूडेंट्स, द डेथ ऑफ द बुलक वॉज अनफॉर्चुनेट। यानी कि जो उस बैल की मृत्यु हुई, उसमें अलगू चौधरी का कुछ भी हाथ नहीं था। ऐसा नहीं था कि अलगू चौधरी ने समझू साहू को जानबूझकर एक बीमार बैल दिया है, या फिर कोई जख्मी बैल दिया हो जिसके अंदर जो कोई किसी बीमारी से ग्रस्त हो। ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। इस चीज को सबको एग्जामिन किया गया कि क्या वो बैल स्वस्थ था, हाँ, और वो बिल्कुल स्वस्थ पाया गया। लेकिन एक किसी हादसे के कारण, कोई अनफॉर्चुनेट बदकिस्मती से उसकी मृत्यु हुई, उसमें बीमारी का कोई भी कारण नहीं था। बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट। और इसीलिए उस बैल की मृत्यु का कारण हम अलगू को बिल्कुल भी नहीं बना सकते हैं। अलगू का उसमें जरा सा भी दोष नहीं है। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग्स। और ये सुनते ही बच्चों, अलगू अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाया, क्योंकि अलगू को ऐसा लग रहा था कि जुम्मन बिल्कुल उसके अगेंस्ट में ही डिसीजन देगा। लेकिन यहाँ पे अलगू देखता है कि जुम्मन सही का साथ देता है, जुम्मन सच्चाई का साथ देता है, और जो सही था उसको क्या करता है, प्रमोट करता है। इस वजह से वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाता। ही स्टूड अप, और खड़ा होता है, एंड सेड लाउडली ओवर एंड ओवर अगेन, और बार बार तेज तेज आवाज में ये कहता है, विक्ट्री टू द पंचायत। यानी कि पंचायत की जीत हो, पंचायत की जय हो। दिस इज जस्टिस। इसे इंसाफ कहा जाता है। गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ पंच। इसीलिए बच्चों वो लोग कहते हैं कि गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ पंच। यानी कि जो पंच की उपाधि जिस पर्सन को दी जाती है, उस वक्त वो कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं रहता है। उसके अंदर स्वयं भगवान विराजमान होते हैं। वो इसलिए क्योंकि भगवान क्या करते हैं बच्चों, बिल्कुल भी पक्षपात नहीं करते। उनकी नजर में सब क्या है, उन्हीं के बच्चे हैं। ठीक है। और वो क्या करते हैं, जो सही होता है उसका साथ देते हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर जो हम ह्यूमंस हैं, हम क्या हैं, हम पार्शियल हैं। हम अपने रिलेटिव्स या फिर जो क्लोज वंस हैं उनका साथ देते हैं। लेकिन जब आपको इस तरह की पोजीशन दी जाती है, एक सरपंच बनाया जाता है, तो उस वक्त आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं रहते हैं। आपको एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी जाती है, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते वक्त आप अपने पर्सनल ग्रजेस या पर्सनल फीलिंग्स को ओवरकम नहीं होने दे सकते। ठीक है। तो इसीलिए अलगू खुश होकर कहता है कि पंचायत की जय हो। ये इंसाफ, पंचायत ने इंसाफ किया है। एंड गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच। यानी कि पंच की वाणी में कौन है, गॉड है, भगवान है, ईश्वर है।
Okay, students. Now, soon after Jumman came to Algu, और उसी के बाद जुम्मन अलगू के पास आता है, embraced him and said, और उसकी तारीफ करते हुए कहता है, since the last पंचायत I had become your enemy. आखिरी पंचायत के बाद मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया था, but today I realized what it meant to be a punch. पर आज मुझे इस बात की रियलाइजेशन हुई, यानी कि मुझे आज जाकर ये पता चला कि हाँ, पंच होना क्या होता है. A punch has no friend nor enemy. जो एक पंच होता है उसका ना तो कोई मित्र है और ना ही कोई दुश्मन है. उसे सबको एक समान दृष्टि से देखना होता है और एक ऐसा डिसीजन लेना होता है जो क्या हो, सही के पक्ष में हो. और फिर आज जाकर जुम्मन ये बात समझ पाया, ये सिचुएशन समझ पाया कि उस दिन, उस वक्त, लास्ट पंचायत के वक्त अलगू चौधरी किस सिचुएशन से गुजरा होगा. कि भले ही वो जुम्मन का दोस्त था, लेकिन उसे एक ऐसी उपाधि दी गई, उसे एक ऐसी जगह पे रखा गया जहां पे वो अपने दोस्त जुम्मन का साथ नहीं दे सकता था, क्योंकि उसे भी कहीं ना कहीं लगता था, उसका कॉन्शियंस ये कहता था, जमीर ये कहता था कि जुम्मन जो कर रहा है वो अपनी चाची के साथ गलत कर रहा है. एज अ फ्रेंड होता तो वो अपने दोस्त को सपोर्ट करता, बट वो किस पोस्ट पे था बच्चों? वो उस वक्त सरपंच की पोस्ट पे था, तो इस वजह से वो अपनी इंटरनल फीलिंग्स को, पर्सनल फीलिंग्स को हावी होने नहीं दे सकता था और उसे जुम्मन के खिलाफ डिसीजन लेना पड़ा. मे बी उस टाइम, मे बी एट दैट टाइम, जुम्मन कंसिडर्ड दिस रॉन्ग एंड ही बिकेम द एनिमी ऑफ अलगू. वो अलगू का दुश्मन बन गया. लेकिन आज जाकर के जुम्मन को ये रियलाइज हुआ कि अलगू मजबूर था उस वक्त और वो सही फैसला लेने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि आज खुद जुम्मन उस परिस्थिति में आ पहुंचा था जहां पे कि वो अलगू से दुश्मनी चाहता था, लेकिन उसके बावजूद भी उसे सही डिसीजन देना पड़ा. अलगू एम्ब्रेस्ड हिज फ्रेंड एंड वेप्ट. और अलगू ने अपने फ्रेंड की इस खासियत को समझा, इस बात की तारीफ करी और वो रोने लगा. वेप्ट मीन्स बच्चों रोने लगा, खुशी के आंसू. एंड हिज टीयर्स वॉश अवे ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम. और यहाँ कहा जा रहा है कि उसके आंसुओं ने उनके बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग आई थी, यानी कि गलत फहमियां पैदा हो गई थी, उन सबको क्या कर दिया? दूर कर दिया. तो इसी के साथ बच्चों हमारी कहानी है ये फिनिश हो जाती है. दिस स्टोरी वाज रिटन बाय, और वी कैन से रिटोल्ड बाय, मुंशी प्रेमचंद जी. सो बच्चों इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है फेयर प्ले आज यहाँ पे फिनिश होता है. आई होप इससे आपने भी सीखा होगा कि हमें हमेशा क्या करना है, अपनी पर्सनल फीलिंग्स को लाइफ में आगे नहीं आने देना है और हमेशा जस्टिस और ट्रुथ का सपोर्ट करना है. With this, we'll end today's session. We will meet in the next class. Till then, take care, have a good day, and thank you, students.